अस्सलाम वालेकुम। देसी टॉक के साथ मैं हूं आपका होस्ट तलहा शहजाद। हीट वेव क्या है? क्या ये जानलेवा भी साबित हो सकती है कि हीट वेव होम्योपैथिक मेडिसिन से इसका इलाज मुमकिन है? क्या गुर्दे और मसाने की पथरी होम्योपैथिक मेडिसिन से रिमूव हो सकती है? क्या पीथे की पथरी होम्योपैथिक मेडिसिन से इसका इलाज मुमकिन है? इन सब सवालों के जवाब के लिए हमने स्टूडियो में गेस्ट बुलाए हैं। डॉक्टर सईद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? फाइन। ठीक है। और दूसरी जो हमारी गेस्ट हैं मैडम साइमा एजुकेशनिस्ट हैं। इनसे भी हम पूछेंगे वुमेन एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन गैप के से रिलेटेड और एजुकेशन प्रॉब्लम क्या क्या आ रहे हैं पाकिस्तान में उनसे रिलेटेड। तो सबसे पहले डॉक्टर सईद साहब, हीट वेव क्या है? क्या जानलेवा हो सकती है ये? क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से इसका इलाज मुमकिन है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। वेलकम सर। बिल्कुल, ये पिछले तकरीबन 10 दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी जो हीट वेव्स है बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। और चूँकि पिछले ये कुर्बानी से लेकर अब तक इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और टेम्परेचर जो हम लाजमी देख रहे हैं, पहले चूँकि हम लोग इतना रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो रहने वाले लोग हैं इसके इतना आदी भी नहीं है, इतनी गर्मी होती नहीं इतनी नॉर्मली। होती नहीं है। और इस दफ़ा चूँकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और तकरीबन 40 प्लस जा रहा है, तो इस वजह से हमें कुछ ज़्यादा भी फील हो रहा है। तो जिस तरह आपने कहा कि इससे बेज़ार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है और लोगों में इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी से जब भी आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है तो आप बॉडी के बहुत ज़्यादा नमकियात जो आपसे खारिज हो रहे होते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस भी होती है और आपका जो बीपी है वो भी लो हो सकता है, आपकी शुगर लेवल भी है वो भी डाउन हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, बंदा कोमे में भी जा सकता है। अच्छा। तो इसमें सबसे पहले तो एहतियात ये करनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा इस टाइम खासकर डे टाइम है 12-1-2 बजे, उसमें हमें कोशिश करनी है कि जब ज़रूरत के वक्त हमें बाहर निकलना चाहिए। अदरवाइज़ अगर काम नहीं है या ज़रूरत नहीं है तो हमें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसके साथ साथ पानी की जो कमी है, आप देख रहे हैं कि पसीने के साथ बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में पानी की कमी भी हो जाती है। इससे एक और जो प्रॉब्लम मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो पानी की कमी हो रही होती है तो आपके गुर्दों पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। तो गुर्दे भी आपके इसमें सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें पेन आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि पानी की कमी वैसे भी तो नॉर्मल रूटीन में हमें जैसे हम कहते हैं कि 10 से 12 गिलास हमें यूज़ करने चाहिए रेगुलर, लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमें 10-12 पे नहीं रखना चाहिए, इससे ज़्यादा रखना चाहिए। और उससे भी बेहतर ये है कि आप साथ साथ इसके साथ नमकियात का इस्तेमाल करें या ओरस वगैरह ना, उसका इस्तेमाल करें ताकि पानी की कमी तो आप पानी पीने से पूरी हो सकती है, लेकिन जो नमकियात की कमी है, जो बॉडी के अंदर से मिनरल्स जो एक्सक्रीट हो रहे हैं, वो आप जब तक ओरस या नमकियात जिसके अंदर बहुत सारे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम मिनरल डिफरेंट होते हैं, तो वो आपकी कमी पूरी होती रहेगी। तो इस तरह आपको जो वीकनेस है या बीपी लो होना चाहता है या स्ट्रोक होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। आज चूँकि 21 है जून, तो आज तो सबसे बड़ा दिन है। आज तो जो गर्मी है बिल्कुल वो बाकी की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसके बाद आस्ता आस्ता ये कम होना शुरू हो जाएगी। और महकमा मौसमियात ने वैसे ही प्रोडिक्शन भी की है कि आइंदा जो कुछ दिनों में हमें उम्मीद है कि बारिश, अब दुआ भी करें कि अल्लाह करे बारिश भी हो, तो उसके चांसेस है। तो उसके साथ साथ ये इंशाल्लाह ये आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो सर, जिस तरह ये आपने देखा ना आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, हीट वेव की वजह से लोग बेहोश हो रहे हैं, इसमें कोई होम्योपैथिक काम करती है मेडिसिन? ये तो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एलोपैथिक ही है इसका नहीं, बिल्कुल इसमें हमारी मेडिसिन है। अगर आपको स्ट्रोक हो जाता है तो कुछ सर्टन मेडिसिन ऐसी हैं कि जो आपको फौरी तौर पर काम करती हैं। अगर आपका बीपी लो हो जाता है, अगर इस तरह आपकी जो नमकियात बॉडी की कमी होती है, तो बेशक हमारी बिल्कुल मेडिसिन अक्सर कहा जाता है ना कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये सिर्फ स्लो इलाज है, कहा जाता है, सुना गया ये। नहीं, बिल्कुल ये टोटली यही रॉन्ग है। बिल्कुल। मैं इसका थोड़ा मोड ऑफ एक्शन बताना कि जब चाहूँगा। तक आप एलोपैथिक ना लें, आप ड्रिप ना लगवाएं, आप इंजेक्शन ना लगवाएं तो इलाज मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि? नहीं, वो तो एक आपकी एक ट्रीटमेंट है, वो तो जो इंस्टेंट ट्रीटमेंट है उसमें तो चलो ड्रिप आपकी सूटेबल करती है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, इमरजेंसी कंडीशन है, तो फिर तो वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन में जो अगर पेशेंट चला जाता है तो फिर हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आपने एक बात की कि जो होम्योपैथी वो स्लो है, बिल्कुल ये रॉन्ग है। मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी बहुत फास्ट है। अच्छा। लेकिन हमने इसको स्लो बना दिया है, हमारे कुछ लोगों ने इसको स्लो बना दिया है। एक तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है लोगों को। हम जो प्रैक्टिस करते हैं, इवन के मैं समझता हूँ कि इसका इतना फास्ट एक्शन है, उसकी जो मोड ऑफ एक्शन है हमारी मेडिसिन का,
अगर आप उस पर गौर करें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये स्लो नहीं है, बहुत फास्ट है। मैं मिसाल देता हूँ कि जब आप एलोपैथिक है, हर्बल मेडिसिन है, आप वो यूज़ करते हैं तो वो आपका जो एक्शन होगा वो आप लेंगे, स्टमक में जाएगी, डाइजेशन अच्छा, होगी। उनके रिएक्शन के भी चांस हैं? बिल्कुल मतलब बिल्कुल, इस हमारे तो बिल्कुल इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, तो मैं बताना चाह रहा था कि जो आपने स्लो की बात की, बिल्कुल। हमारी जो मेडिसिन है वो आपके नर्वस सिस्टम पे काम करती है। अच्छा, अब देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम आपका कितना फास्ट होता है, आप एक पलक झपकने में इधर उधर देख सकते हैं। तो इसी तरह मेडिसिन का भी हमारा सेम एक्शन है। अब ये चूँकि स्लो इसलिए लोगों ने इसे बता दिया कि आपको यूज़ करना नहीं आता, आपने मुख्तलिफ़ कंडीशन पे मेडिसिन को कितना यूज़ करना है, कौन सी पोटेंसी में, किस पेशेंट पे, किस डिजीज़ पे, किस तरह की कंडीशन पे आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। अब यकीन करें, मेरा अभी आजकल जो शुबा है, मैं कमर दर्द शटिका के पेशेंट देखता हूँ। सही। मेरे पास बेशुमार यहाँ पे क्लिप्स मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। ठीक है, वो ज़रूर। एक एक डोज से मैंने विद इन नो टाइम पेशेंट को ठीक किया, शटिका का। सही। ऐसे पेशेंट भी मैंने देखे हैं जिनको कमर दर्द था और डॉक्टर ने उनको ऑपरेट के लिए बोला है। मेरे पास आए हैं, ऐसे 3-4 डोजों से ठीक हो गए। सही। सिर्फ ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस पर कितनी मेहनत की है, कितना वर्क किया है और आप इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। सर, हीट वेव जो हम बात कर रहे हैं आजकल चल रही है, इससे देखें एकदम बेहोश होना, ब्लड प्रेशर लो होना, इसके कोई और भी है ऐसा? बुखार वगैरह भी हो जाता है इससे? बिल्कुल, टेम्परेचर जैसा ये स्टोक अच्छा। में उसमें टेम्परेचर वगैरह हो जाता है। अच्छा, और लेकिन ज़्यादातर जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की जिस्म के अंदर मतलब कमी पानी हो अगर जाती पीते है। रहे तो हाँ बिल्कुल, सबसे बेस्ट हाल है। हाँ जब बाहर निकलें तो देखें आप साथ अपने कोई कपड़ा वगैरह रख लें ताकि आपको ज़्यादा, अम्ब्रेला वाला साथ रख लें, सही। इस तरह ना निकलें। और पानी का इस्तेमाल और प्लस जो ORS है, नमकियात के साथ, उनका इस्तेमाल आपने लाजमी रखना है, फिर इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सही हो गया। अच्छा मैम साइमा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम साइमा, सबसे पहले तो हमारा आपसे यही सवाल है कि आजकल लोग प्राइवेट इदारे भी हैं, निजी और सरकारी भी हैं, तो लोग प्रेफर क्यों करते हैं प्राइवेट इदारों को आजकल बच्चों की एजुकेशन के बारे में? जी, ज़्यादातर इसमें सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स, थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी। Welcome. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप प्राइवेट इदारों को माइनस करना चाहें ना, जी, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की बात करूँगी, इंटरनेशनली भी, तो ये पॉसिबल अब नहीं है। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे, सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट में के इदारों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन 60% से ज़्यादा यूथ हो चुकी है, तो आप देखें कि सही। यंग वंस कितने होंगे कि उनको वो पूरा कर सके। इतनी कैपेसिटी नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में सही। कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को क्लोज़ करें और आप कहें कि जी हर जगह गवर्नमेंट के इदारे हों और इक्वल निज़ाम तालीम हो, तो वो उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे, आपको इतने इदारे और इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलेंगी। बाकी दूसरी बात ये है क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो आता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस का। ठीक है। इफ़ अ पेरेंट कुड अफोर्ड अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, वो सोचेंगे भी नहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का। सही। और उसका सोचेंगे क्यों नहीं, उसमें सिर्फ फैसिलिटीज़ का सबसे बड़ा डिफरेंस है। सही। अगर आप टीचिंग फैकल्टी की क्वालिफ़िकेशन देखें तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का जो सिस्टम है और जिस तरह से लोग यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं और हायर किए जाते हैं, दैट इज़ वे मोर डिफ़िकल्ट दैन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। आई बीन विद दिस एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर लास्ट 15 ईयर्स, तो मुझे ये बहुत अच्छे से एक अंदाज़ा है कि सिलेक्शन में, जब सिलेक्शन होती है गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की या कॉलेज टीचर्स की या यूनिवर्सिटी टीचर्स की, तो बहुत ही टफ क्राइटेरियाज़ हैं। महीनों महीनों लोग तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर इंटरव्यूज़ देते हैं, देन दे गॉट सिलेक्टेड। तो आप किसको प्रेफर करते हैं, प्राइवेट इदारों को, सरकारी? नहीं, प्रेफरेंस की तो बात ही नहीं है। सही है। आपको बता रही हूँ कि अगर प्रेफरेंस तो तब होना कि हमें लगे कि गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं वो कैपेबल नहीं है, अच्छा। तो फिर हम ये कहेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने हीट वेव की बात की, आपने भी की। अभी इस हीट वेव में अगर टीचर्स को या स्टूडेंट्स को 2 दिन के लिए भी स्कूल बुलाया जाए, तो आप खुद बताएं कि कौन से इदारे जो हैं वो उनको फैसिलिटेट करने के काबिल हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो इन्हीं बेसिस पर लोग चूज़ कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए कि हमने उनको कहाँ पर पढ़ाना है। एक तो ये बात हो गई कि एजुकेशन का, तो मैं टीचर्स की कैपेबिलिटी पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर प्राइवेट सेक्टर को आप क्लोज़ करेंगे तो आप अपने बच्चों को, सारे बच्चों को पढ़ाने के काबिल नहीं रहेंगे। थर्डली, अगर आपके पास इतना फाइनेंशियल बैकअप है तो हर कोई चाहेगा कि वो एक प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए अच्छे से अच्छे, एज मच एज पेरेंट कैन अफोर्ड। मैम ये हमने खुद भी, आप खुद भी टीचर हायर करती हैं आप, मैंने Exactly. इदारे चलाए हैं आपने,
तो हमने खुद भी देखा है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मतलब गवर्नमेंट टीचर है, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट इदारों में पढ़ा रहे हैं। उसके रीजंस हैं कुछ, हम्म। उसकी रीजंस हैं कुछ, मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो फैसिलिटीज़ का डिफरेंस है सही। और चेक एंड बैलेंस ओवर द स्टूडेंट्स है। हम्म। जितना डिसिप्लिन आपको एक प्राइवेट इदारा करके देता है आपके बच्चे को, अच्छा। और उन पर चेक एंड बैलेंस होता है, जितना ज़्यादा वो कम्युनिकेशन में रहते हैं पेरेंट्स के साथ, सही। गवर्नमेंट के इदारों में ये होता नहीं है हम्म। और कुछ हद तक हो सकता भी नहीं है, क्योंकि सही। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है हम्म। और इतना ज़्यादा पेरेंट्स को वो इन्वॉल्व नहीं कर पाते। प्राइवेट इदारों में जब एक स्टूडेंट आता है तो ख़ास तौर पे अगर मैं जूनियर स्कूल की बात करूं तो हर रोज़ इवनिंग में एक टास्क होता है टीचर के पास, जो बच्चा नहीं आया मेरे को कॉल, बिल्कुल क्लास टीचर पूछें उससे। बिल्कुल इसी आप मुझे किसी एक गवर्नमेंट स्कूल का बता दें जो कॉल करके पूछें बच्चे क्यों नहीं आए। अब आप बिल्कुल स्ट्रेंथ Yes. वाली वजह है। स्ट्रेंथ की भी वजह है, फिर डिसिप्लिन उन्होंने, अगर प्राइवेट इदारे जो हैं इस तरह डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं लेंगे तो पेरेंट्स उनको प्रेफर ही क्यों करेंगे। सही। ये एक डिफरेंस है बिल्कुल। बहुत बड़ा जो मैं समझती हूँ कि डिसिप्लिन मेंटेनेंस टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी, अच्छा मैम, एज ए ये टीचर प्राइवेट इदारों में ज़्यादा अगर देखा ये है। बताएं कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक क्लास में, आइडियल स्ट्रेंथ कितनी होनी 25 to 30 मैक्सिमम। चाहिए? इससे ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ होती है ना, और टीचर से फिर ये एक्सपेक्ट करना हम्म। कि हर बच्चे को वो इंडिविजुअल देखेगा, उसका मूड समझेगा और अच्छा रिजल्ट लाएगा और उसको एज अ पर्सन भी इम्प्रूव करेगा। हम्म। टीचर सिर्फ सिलेबस पढ़ाने के लिए तो होते ही नहीं है। हम्म। सही। टीचर, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं अ फ्यू डेकेड्स बैक, तो उस्ताद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता बिल्कुल। था। अब मेरा ख्याल है न्यू जनरेशन को उस्ताद का लफ्ज़ भी नहीं पता। उस्ताद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था और उस्ताद सिर्फ वो बुक नहीं पढ़ा रहा होता था, वो उस किताब के साथ उनको ज़िंदगी सिखा रहा होता था, जो अब नहीं है। इसी तरह। जो अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इदारे में कोई भी मेल या फीमेल टीचर, अल्लाह करे हो, बिल्कुल। मेरी कम इल्मी हो मे बी, मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा एक या दो के अलावा कि जिन्होंने वो उस्ताद वाले कैलिबर पे आने की कोशिश की। और यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि जी उस तरह की इज्जत नहीं करते बच्चे, बिल्कुल। हम तो होते थे तो वालिदैन कहते थे जो मर्जी कर दें बच्चों को, सही कर दें आप। तो अब ना तो टीचर का, उस्ताद का वो लेवल है, ना स्टूडेंट का वो लेवल है कि वो इतना हम्बल हो जाए कि मेरे टीचर हैं, कह भी दिया तो इट्स फाइन। अच्छा मैम, आप जब टीचर हायर करते हैं, आपने Yeah. कई इदारे चलाए माशाल्लाह, तो आप क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एज एक टीचर में, एजुकेशन के अलावा आप क्या समझती हैं, मतलब किस तरह की क्वालिटी? एजुकेशन के अलावा सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो टीचिंग करने आया है, इज़ दैट पर्सन, ही और शी इज़ अ रिजेक्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। ओके। कुछ नहीं मिलिया करन तो उस्ताद बन जाओ, मतलब दिस इज़ द माइंड सेट एट मैक्सिमम प्लेसेस। ओके। अगर तो टीचर कोई शौक से बनने आ गया है ना, तो ट्रस्ट मी, अगर वो आप उसको ऐसा सब्जेक्ट भी दे देंगे ना जो उसका नहीं है, उसमें इतनी मेहनत करेगा और स्टूडेंट को ऐसे इंगेज करेगा, स्टूडेंट डिमांड करेंगे कि हमें वो वाले टीचर जो हैं चाहिए। और अगर एक वो पर्सन आया है जिसको लगता है कि अभी फ़िलहाल मुझे कहीं स्पेस नहीं मिल रही, तो मैं टीचर चलें, कुछ और नहीं तो टीचिंग ही सही, इसको यूँ समझ लिया गया है कि द ईजिएस्ट टास्क टू डू। जबकि मैं ये समझती हूँ दिस इज़ द मोर डिफ़िकल्ट एंड टू बी रिस्पॉन्सिबल अ टास्क फॉर अ पर्सन टू बी अ टीचर। क्योंकि आप सिर्फ किताब नहीं पढ़ाएंगे, आपने जब डिसिप्लिन कंट्रोल करना है तो आपने उस वक्त भी देखना है। और इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी कि मेल्स आर बेटर टीचर्स एट यूनिवर्सिटी लेवल, सही। कॉलेज लेवल, फीमेल्स आर द बेस्ट वंस फॉर जूनियर लेवल। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल जूनियर में परफॉर्म नहीं करते या फीमेल सीनियर में परफॉर्म नहीं करती। अभी आप किसी भी जूनियर स्कूल में अगर जाएं तो आप वहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं कि कितने मेल और कितने फीमेल हायर्ड हैं। इसके पीछे दो रीज़न्स हैं जस्ट। फीमेल का टॉलरेंस का स्टेमिना ज़्यादा होता है, बच्चे बहुत तंग करते हैं क्लासेस में बिल्कुल। और वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार से डील कर सकती हैं। मेल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी आर नॉट दैट टॉलरेंट। सबसे पहले तो ये फ़र्क होता है। और दूसरा, अगर एक आप स्ट्रक्चर देखें, फीस स्ट्रक्चर देखें गवर्नमेंट स्कूल्स का या प्राइवेट स्कूल्स का, तो जो फीमेल होती हैं ना वो जल्दी ज्वाइन कर लेती हैं बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंसेस ऑफ देयर फैमिलीज़। और मेल उस फीस स्ट्रक्चर में कभी भी प्रेफर नहीं करेगा कि मैं आई कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद दिस इनकम। सो ये दो तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से जो फीमेल है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाती है। इंशाल्लाह जी, डॉक्टर सैयद इंशाल्लाह। साहब भी हैं, टाइम हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। शीटा का दर्द था कमर से लेके नीचे टांग तक, तो इन्होंने मेरे वो इलाज किया और पहले एक ड्रॉप दिया, उसमें 50-60% आराम आया।
फिर वो 1-2 ड्रॉप दिया तो तकरीबन 70-80% आराम आ गया। मुझे काफ़ी दर्द था, तो अभी अल्लाह का शुक्र थोड़ा सा बेहतर है। पहले बैठने में नहीं होता था, बैठने हो रहा है, तो मेडिसिन मिली है, इंशाल्लाह पैर तक ठीक हो जाए। इतनी शदीद किस्म का पेन मैं लेके यहाँ पे आया था, छट्टी का पेन जिसको कहते हैं। 6 से 7 डॉक्टर को 6 दिनों में मैं चेक करवा चुका हूँ। 45,000 रुपये मैं अपने ऊपर ख़र्चा कर चुका हूँ। और मैं जो सुकून ढूंढ रहा था पिछले 6 दिन से, वो मुझे यहाँ पे आया हूँ मैंने सिर्फ 3 कतरे उन भाई ने मुझे दिए हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपके सामने उठ पा रहा हूँ। ये मेरी ऐसी जगह थी कि मैं बिल्कुल ही मैं चल नहीं पा रहा था, मैं मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ पा रहा था, मैं दुकान पे नहीं जा पा रहा था, मैं लेट नहीं सकता था, मैं बैठ नहीं सकता था, मैं कुछ खा पी नहीं सकता था, मुझे इतना दर्द था। वेलकम बैक। डॉक्टर सईद हमारे साथ हैं और मैडम साइमा है। डॉक्टर सईद, आपसे सवाल है कि क्या पीते की पथरी होम्योपैथिक मेडिसिन से ख़त्म हो जाती है, क्या है, या बस क्या कहते हैं इस बारे में? और होम्योपैथिक मेडिसिन से गुर्दे की पथरी भी रिमूव हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, बल्कि मैं कहूँगा कि जो होम्योपैथी को जो शोहरत मिली है वो किडनी स्टोन से ही मिली है। अच्छा। तो अब तो डॉक्टर का बहुत से पेशेंट को भी पता है कि जी अगर उनके किडनी में स्टोन है तो वो खुद। अच्छा सर, इसकी अलामात क्या होती हैं जब आपको पीते में पथरी होती है? जो पेशेंट है उसको कैसे पता लगता है? एक तो सवियर पेन होता है, ठीक है, आपके राइट या लेफ़्ट साइड पे। अगर किसी साइड पे भी स्टोन होगा तो उस साइड पे आपको सवियर पेन होगा। उसके अलावा यूरिन रिटेंशन होगा, पेशाब जो है ना वो आपको रुक रुक के आएगा या नहीं आएगा या बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आएगा। ये अलामात है, ये इसकी बड़ी मेजर अलामात होती हैं। बाकी जो मेडिसिन की बात की है तो बहुत अच्छी मेडिसिन, जैसे मैंने बताया कि होम्योपैथी को जो शोहरत मिली है वो ज़्यादातर किडनी स्टोन से ही ज़्यादा मिली है, क्योंकि और किसी शोबे में जाएंगे तो आप जाएंगे वहाँ पर उसको ऑपरेट कर देंगे। तो हमारी बहुत सारी मेडिसिन है और स्पेशली एक मेडिसिन का सर ये टाइम पीरियड कितना होता है? आप कह रहे हैं ना जिस तरह किडनी जी मसाने में अगर पथरी है वो ख़त्म हो रही है, डिपेंड करता है उसके साइज़ पे। अच्छा। अगर तो उसका स्मॉल साइज़ है या रीनल कैलकुलस है तो बहुत जल्दी आप सिंपली पानी भी पिएंगे तो उसे भी निकल सकती है। साथ उसको अगर साथ हमारे जो होम्योपैथिक के ड्रॉप्स हैं वो लेते रहेंगे, दिन में 3-4 दवा लेते रहेंगे तो उससे भी निकल जाएगी। तो पेशेंट को कैसे पता लग रहा होगा निकल रही है? मतलब यूरिन में आपको पेन कम हो जाएगा? पेन भी कम हो जाएगा और यूरिन में आपको पथरी निकलती भी नज़र आ जाएगी। अच्छा। बाद तो आपको अगर 5 mm की पथरी है वो भी निकल जाती है और आपको नज़र भी आ जाती है। बहुत से लोगों मेरे पास पड़ी भी है क्लिनिक में, मैंने रखी हुई है सिंपल। अच्छा। तो वो साइज़ पे डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है। अगर तो साइज़ कम है, 5 mm तक है, 8 mm तक है, तो वो बड़ी ईजीली निकल सकती है मेडिसिन से। अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर बाद दफ़ा ये भी होता है कि वो आगे जाके यूरेटर में भी फंस जाती है, तो फिर वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसको ऑपरेट कराना ही ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा आपने जो दूसरे स्टोन आपने बताया ना पथरी निकल गई, अब पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के उनको दिखा? एक तो सबसे पहले तो जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो वो अल्ट्रासाउंड लेके ही आएगा, तो उसके अंदर ये मेजरमेंट दी होती है कि ये उसको राइट या लेफ़्ट किडनी पे किस साइज़ की पथरी है। तो जब पथरी निकल जाती है हम दोबारा कहते हैं कि आप इसका दोबारा अल्ट्रासाउंड करा लें, फिर आपको नज़र आ जाएगा कि पथरी है या नहीं है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मैम साहब जी पित्ते की पथरी आपने बात की है। पित्ते में और इसकी पथरी में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि इसमें जो निकलने का रास्ता है वो आपका यूरिन है वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जो दूसरी पित्ते की पथरी है उसका निकलना चूँकि रास्ता ही नहीं होता है, वहाँ से जो बाइल्स की एक डक्ट होती है वो डायरेक्टली ओपन होती है इंटेस्टाइन में जाके, आंतों में जाके ओपन होती है, तो इसलिए वो उसके अंदर बाइल होता है तो वो निकलना बड़ा मुश्किल होती है। और वो पथरी जो होती है स्पेशली फैट की होती है, कोलेस्ट्रॉल की पथरी होती है, तो वो एज़ कम्पेयर टू किडनी ज़रा मुश्किल होती है। लेकिन अगर वो भी अगर शुरू में अगर पेशेंट हमारे पास फौरी आ जाए, अगर उसको जब पेन होता है, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, अगर वो आ जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पथरी निकल जाती है। अच्छा, पीते में जब पथरी होती है क्या अलामात आप बता रहे हैं? उसमें चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मेल फीमेल दोनों में होता है। अगर उसमें उसका भी साइज़ मैटर करता है, अगर साइज़ बड़ा है और अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्वेलिंग वो भी आपको एक्सरे से या अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है आपको। तो उसमें भी हम देखते हैं अगर साइज़ कम है तो हम उसको मेडिसिन से रिमूव करते हैं, बल्कि रिमूव नहीं होती बल्कि वो डायलेट हो जाए, डिज़ॉल्व हो जाती है। अगर तो उसका भी साइज़ अगर ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे कि इसको ऑपरेट करना ही बेहतर है। ऑपरेट करवा रहे हैं, सही है। अक्सर लोग कहते हैं ना सर, जिस तरह के पीते में अगर पथरी है उसका टाइम पीरियड आपने बताया ना, अगर कम साइज़ में है तो वो आपकी मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, होम्योपैथिक से।
अगर बड़ी है तो उसका ऑपरेट है, क्योंकि कहते हैं कि ऑपरेट ना हो तो वो पीता फट जाए तो उसका फिर आपको पता है पेशेंट का बचना। वो अल्ट्रासाउंड से ही पता चल जाता है कि इसका साइज़ क्या है, फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप बेहतर है कि इसको ऑपरेट करा। अच्छा, अक्सर में हमने ये भी सुना है, एक मेरे अजीज़ थे, उन्होंने देखा कि उनकी पीते में पथरी थी, तो वो पथरी उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली और बाद में पता लगा जी पीते में पथरी नहीं है, टेस्ट करवाया तो पता लगा कि वो जिगर में मूव कर गई है, लेट हो गए थे वो। तो ऐसा भी है क्या, या वैसी बातें इस बारे में? नहीं, मेरे ख्याल में ये गलत परसेप्शन है। अच्छा। तो क्योंकि ये बाइल डक्ट होती है, ये लीवर से बाइल आती है, फिर आगे जाके इसका पेंक्रियाज होता है। अच्छा। तो रिवर्स तो चांस नहीं थी। मैंने बताया ना कि ये फैट है। अगर आप जो लोग कोलेस्ट्रॉल या ऑयली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर इसका चांसेस ज़्यादा होता है। तो एक तो मेंटेन करना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल आपका कराना चाहिए आपको रेगुलर। तो अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा तो ये पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो ये चीज़ नहीं है तो वो आगे तो मूव कर ही नहीं सकती। मतलब जैसे फैट है, ये वहाँ ही इसकी स्वेलिंग होगी और इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेडिसिन अगर इनिशियल स्टेज है तो फिर मेडिसिन लेंगे, ये डिज़ाल्व होगी, निकलेगी नहीं, सही डिज़ाल्व होगी। ये उस तरह की पथरी नहीं होती जिस तरह की गुर्दों में होती है, जिस तरह वो कैल्शियम ऑक्सलेट है, तो वो दूसरी पथरी होती है। ये फैट नुमा होती है, कोलेस्ट्रॉल नुमा होती है, तो ये निकल नहीं सकती। ये इसको आप डिज़ाल्व ही करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर आप इसको एट द एंड इसको ऑपरेट ही ऑपरेट ही क्योंकि जो पीते का काम है वो चिकनाई को बेसिकली देखिए, जो इसका मेन पर्पस ये है कि जो फैट है, चिकनाई वाली चीज़ें इनको डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है। अब इसीलिए हम कहते हैं कि इसको रिमूव नहीं करना चाहिए। जो लोग रिमूव करा देते हैं फिर उनको बाद में परहेज क्या, बल्कि सारी ज़िंदगी उनको परहेज ही करना पड़ता है। और ऐसी चीज़ें खासकर प्रोटीन या फैट वाली चीज़ें इनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो सारी ज़िंदगी उनको फिर प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए इसको रिमूव नहीं करना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे जब आपको समझे कि पेन होना शुरू हो गया, आप फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होता। हमारे पास आ जाएंगे, दूसरे डॉक्टर साहब के पास है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लोग हमारे पास उस टाइम आते हैं जब बिल्कुल कंडीशन लास्ट होती है, तब आते हैं जब उसका कोई ऑप्शन नहीं होता कि अब इसका क्या कीजिए, फिर ऑपरेट ही कराना पड़ता है। ऑपरेट ही। अच्छा मैम साहिमा, आप वुमेन एजुकेशन के बारे में क्या कहती हैं? वुमेन एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इस्लाहात होनी चाहिए? वुमेन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा ही कहूँगी कि हमारी सोसाइटी का एक डार्क पार्ट है। वो डार्क पार्ट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब दीन में इल्म हासिल करने का हुक्म आया था तो आया गोद से गोद तक इल्म हासिल करो, स्पेसिफाइड नहीं था मर्द करे या औरत करे, करो एवरीबडी, इवन बियॉन्ड इस्लाम कि सब लोग करें। फिर इकरा से हमारा दीन शुरू हुआ, पढ़ो, तो वो भी मतलब दैट वाज नॉट स्पेसिफाइड। हमने स्पेसिफाई जब कर दिया ना कि औरतें पढ़ें या मर्द पढ़ें, बैरियर आया। ये दीन ने इस पे कोई बैरियर नहीं लगाई, किसी किस्म की नहीं लगाई। सबसे पहली तो ये क्लैरिफाई होनी चाहिए चीज़ कि दीन जो है दोनों को इक्वल राइट्स देता है, बल्कि कई जगहों पर ख़वातीन को ज़्यादा राइट्स देता है। तो हमारे यहाँ वेमेन एजुकेशन में कल्चरल बैरियर ये है कि लड़के को पढ़ा लें क्योंकि इसने घर का ये जॉब करेगा और पैसे लेके आएगा। सो एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं इस बारे में शेयर करना चाहूँगी कि जब आप एक जो पहले से मौजूद है, मैं इसको ज़रा रिकॉल करवा दूँ कि अगर आप एक लड़के को, एक मर्द को पढ़ाना शुरू करते हैं घर में, तो यू आर एजुकेटिंग वन बॉय, एंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, योर लव, योर मनी, योर एजुकेशन ऑन अ गर्ल, तो आप एक पूरे कुंबे को पढ़ा रहे हैं। घर में होते हुए कभी भी मर्द वो टाइम अपनी फैमिली को नहीं दे सकता जो एक माँ ने घर में देना है। एंड इफ अ मदर इज एजुकेटेड तो वो बच्चों की जो इनिशियल एजुकेशन के प्रॉब्लम्स है ना टिल 8th 9th स्टैंडर्ड, अच्छा, वो तो खत्म हो गए। हमारे माशरे में ये बन गया कि जी लड़के पढ़ेंगे और पढ़ाई भी किस लिए कि जी एजुकेशन करेंगे, बाद में वो जॉब करेंगे पैसे कमाने के लिए। मतलब पढ़ाई का ना बेसिकली जॉब से कुछ लेना देना नहीं है। रिस्क अल्लाह के हाथ में। बहुत सारे अनपढ़ लोग जो हैं पढ़े लिखों से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं, बहुत सारे नहीं भी कमा रहे। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग के लड़कों को ना पढ़ाएं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि राइट दोनों का इक्वल है। लेकिन जब आप अपना पैसा लड़की की एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक जनरेशन पे इन्वेस्ट करते हैं। लड़का सिर्फ एक लड़का है, उसकी इन्वेस्टमेंट वो क्या लेके आ सकता है, अच्छी जॉब करके पैसे ला सकता है। लड़की अगर पढ़ी लिखी है वो क्या करेगी, वो एजुकेट कर देगी। वो जब उसकी गोद में बच्चा आता है ना, उसको पता है दीन कैसे एजुकेट करना है। वो बाप नहीं एजुकेट करेगा उसको पता है जब ये बीमार हुआ है तो मैं नेट पर कैसे सर्च कर सकती हूँ इसके लिए कोई टोटके, कोई मेडिसिन।
मैं कैसे कर सकती हूँ। इसी तरह वो बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ पे अपनी फैमिली को एजुकेट कर सकती है इफ़ शी इज़ एजुकेटेड। अब वो खुद ही पढ़ी लिखी नहीं है, वो खुद ही हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है ऑन द मैन। वो या तो मुल्क से बाहर चला गया, दुबई कमाने चला गया है और वो पैसे भेज रहा है, और यहाँ पे जो 5-7 बच्चे बैठे हुए हैं उसके, और एक इलिटरेट मदर है जो एजुकेटेड ही नहीं है और उसका एक्सपोजर ही नहीं है आउटर वर्ल्ड के साथ। और एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्कूल में भेजा है, एजुकेशन ये है लेट हर बी इंडिपेंडेंट। और अगर मैं कभी एडवाइस करना चाहूँ यंग गर्ल्स को, आई हैव माई डॉटर्स एज वेल, तो मैं किसी भी हाल में उन्हें डिपेंडेंट वुमेन नहीं बनने दूंगी। वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट, अपनी कैपेसिटी में, हम्बल कैपेसिटी में इंडिपेंडेंट होंगी तो उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगा। जब तक डिसीजन मेकिंग पावर ख़वातीन के पास घर में नहीं होगा, ये जो हम फिर ये देखते हैं ना, फेमिनिज्म उठ गया, और ये इसको बेस बना के उठते हैं ना। आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट इट, लेकिन अगर घर में एक लड़की को आप तालीम याफ्ता करते हैं, डिग्री भी देते हैं और उसको एक्सपोजर भी देते हैं और उसको कॉन्फिडेंस देते हैं आप ज़िंदगी गुजारने का, तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अगली जनरेशन में आ जाएगा और वो बेहतर तरीके से अपना घर चला सकेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो निकल के जॉब ही करे, उसको घर चलाने के लिए भी एजुकेटेड होना ज़रूरी है। एक इलिटरेट वुमेन अपनी बेटियों को या बेटे को कॉन्फिडेंस कहाँ से ला के देगी? या अगर वो अपने बच्चों से कह रही है कि बैठ के पढ़ें, आपको पढ़ना चाहिए, और बच्चों को ये पता है कि इन्हें तो खुद कुछ नहीं आता, शी कैन नॉट मेक अ चेक ऑन अस। बच्चे के आपको आता है? आपको नहीं, वो उसके लिए चोरी करनी आसान है। एक एज होती है लड़के लड़कियों में, बच्चों में, जब वो चोरी करना पसंद करते हैं, मदर से बातें छुपाना पसंद करते हैं, और अगर उनको पता हो शी कैन नॉट इवन गेस व्हाट आई एम डूइंग, तो गेम तो यहीं पे आपकी जनरेशन का तो निकल गया। माँ का जो रोल था, जो माँ ने प्ले करना था, और एजुकेशन शुरू ही माँ की गोद से होती है, और अगर वो माँ पढ़ी लिखी है तो द हाफ ऑफ द ड्यूटी इज़ डन, बाकी फिर वो उनको एजुकेट कर देगी। और फिर जब आप वही बच्चे, जब फादर लेके माशरे में चलता है, तो इज्जत किसकी बन रही है और किसकी वजह से बन रही है? सो ये एक चेन है जहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक ये जाती है। अच्छा साइमा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, छोटी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। अच्छा जी, वेलकम बैक। डॉक्टर सईद हमारे साथ हैं। डॉक्टर सईद, ये बताएं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से आपने बताया कि मसाने की पथरी भी रिमूव होती है और पीते की पथरी भी ख़त्म हो सकती है। किडनी पे इसकी क्या असरात हैं? किडनी में जब पथरी होती है तो वो किडनी को पूरी तरह डैमेज कर देता है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या होम्योपैथिक कहाँ पे असरअंदाज होती हैं? ब्लड प्रेशर पे क्या असरअंदाज होता है इसका? इसके अलावा कहाँ कहाँ है? स्किन से भी है इसका कुछ बेनिफिट लोग लेते हैं क्या? बिल्कुल, जिस तरह बाकी शुबे है, एलोपैथिक है, हर्बल है, इसी तरह होम्यो भी तमाम शुबों पे स्किन पे दाने निकल आए, आपको पता है? हर शुबे में अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत बेहतर काम करती है जो बाकी शुबे में आप देखते हैं। बल्कि मैंने इवन देखा है कि बहुत सारे लोग जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो हमारी मेडिसिन बहुत सारी यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा। और इसका जो तरीकाकार है वो बाकियों से बड़ा डिफरेंट है। अब मैं मिसाल देता हूँ, देखें ये क्योर हमारा एक मेन सब्जेक्ट होता है कि होम्योपैथिक में फ़िलासफ़ी है कि जो चीज़ आपको बीमार करती है आप उसी से ही ठीक होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि जमाल कोटा है, अब ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये मुश्किल लाने के लिए होता है। अब इसी जमाल गोटे को जब आप होम्योपैथिक में एज ए पोटेंसी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वही मोशन आप इसी से ठीक होंगे। सही। तो आप बता कि बाकी शुगर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कमर दर्द, शडी का, शुगर में, उसके अलावा हेपेटाइटिस में, इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा रिजल्ट है। इवन के अब मैं एक और चीज़ बताऊँ कि ये जो आजकल ना मेल बेबी का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बल्कि मैं मेरे अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे केसेस अल्लाह ने उनको औलाद नरीना दी है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। अच्छा। और ये बिल्कुल बहुत सस्ता भी है और पायदार भी है और बहुत ज़्यादा सूटेबल भी है। सही। तो जो एक्नीज़ के वाले से बात की है, इसमें भी बेशुमार मेडिसिन है, लेकिन थोड़ा सा हमने हर एंगल को। अच्छा सर, ये जो फेस पे दाने निकल आना, ठीक है, एलर्जी सी होना, ये सिर्फ वैसे नहीं है, इसका मैदे की वजह से है, मैदे प्रॉब्लम की वजह से होती है? ये हमने उनको देखना पड़ता है कि ये जो एक्नीज़ हैं ये किस तरह के हैं। जैसे आप बताऊँ कि यंग जनरेशन को या ऐसे लोग जिनको 20-22 साल होती है, उनको वैसे भी उनके हार्मोनल चेंज जब हो रहे होते हैं तो उस वक्त भी ये दाने वाला या एक्नीज़ वाला निकल रहे होते हैं। कुछ इसी तरह होते हैं जो कार्बंकल्स हैं, वो किसी बीमारी की वजह से होते हैं। हम उनको उसकी शेप के वाले से, उसकी कंडीशन और उसका जो किस टाइप के हैं
उस पर देख के हमारी मेडिसिन होती है। सही सही। अच्छा मैम साहब आप ये बताएं कि प्राइवेट और सरकारी इदारों में किन किन इस्लाहात की ज़रूरत है, क्या समझते हैं आप, ये क्या क्या इस्लाहात होनी चाहिए अगर हम इनको बराबरी पे लेकर आए प्राइवेट इदारों की, क्या क्या चीज़ों की कमी है, क्या इस्लाहात होनी चाहिए नहीं, सरकारी? आपको बताऊँ, हमारे ना हर इदारे में सिस्टम्स पूरे मौजूद हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे मौजूद हैं, इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। अगर आप देखें सरकारी इदारों में अभी भी आप जाएं तो द एरिया दे आर हैविंग, बिल्डिंग जो होती है वो जी प्राइवेट, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। आप ग्राउंड, प्राइवेट प्ले ग्राउंड इदारों हो में गए। बहुत बड़े इदारों के 2-3 नाम के अलावा आप किसी प्राइवेट इदारे में जाए ना, आपको दम घुटने लगता है, बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। और जो मेंटालिटी है ना एज अ स्टूडेंट, वो डेवलप करती है बिल्डिंग के साथ। सही। एक बच्चे, और अगर आप किसी आम से गवर्नमेंट स्कूल में आप चले जाएं, लुक एट द ग्रैंडर ऑफ द बिल्डिंग, आप देखें उनके पास ग्राउंड्स हैं, उनके पास हर चीज़ मौजूद है। इस्लाहात की जो अभी स्ट्रक्चर चल रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स में सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की कमी है कि जो कुछ मौजूद है उसकी हिफाजत की जाए, कि चीज़ों को ख़राब होने से बचाया जाए, कि उनकी रिपेयर ऑन टाइम, और जो सहूलतें मौजूद हैं उनको स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ जो लैक है, जो मुझे नज़र आता है शायद किसी इदारे में ये बेहतर हो, वो डिसिप्लिन है। सबसे बढ़कर टीचर डिसिप्लिन बहुत ख़राब है। टीचर्स बहुत मुश्किल से जॉब गेन करते हैं सरकारी इदारों में, स्कूल्स और कॉलेजेस में, और फिर उस तरह डिलीवर नहीं करते जिस तरह प्राइवेट इदारों में डिलीवर किया जा रहा है। और ये चेक एंड बैलेंस आप किसी पर कितना ही रख सकते हैं, देयर आर एजुकेटेड पीपल। मेरा ख्याल है ये फिर अपनी जिम्मेदारी होती है एज अ ह्यूमन बीइंग कि अब हम इस जगह पर हैं तो हमने अब डिलीवर भी करना है। व्हेन दे आर इनटू दैट जॉब दे फील लाइक अब तो जॉब हो गई है। अच्छा मतलब क्वालिफाइड तो बहुत है। बहुत, दे आर इवन मोर क्वालिफाइड समटाइम्स दैन द प्राइवेट सेक्टर, लेकिन काम प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा सख्त होता है सही। क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो गवर्नमेंट के इदारों में मजीद इस्लाहात क्या, जो कुछ मौजूद है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, टीचर्स अपनी कैपेसिटी में और इदारे की डिसिप्लिनरी कमेटीज जो हैं वो अपनी कैपेसिटी में, देन इट विल बी, देयर विल बी नो अदर थिंग देन कि हम से कह सकें कि नो इट्स इक्वल इन एवरीथिंग। अच्छा साइमा, शो का टाइम हमारा कम है आज। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छी बातें आपने की। और डॉक्टर सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमें निकाला। नाज़रीन, टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए नए मेहमानों के साथ, नए चेहरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।